भारत में कैंसर की एक दवा को नए इलाज के लिए मंजूरी मिली है। इस दवा के बारे में बताएंगे सेहत के पहले सेगमेंट में। हाई ब्लड प्रेशर से ब्रेन हेमरेज कैसे हो सकता है, ये समझिए सेहत के दूसरे सेगमेंट में। और सेहत के आखिरी सेगमेंट में जानिए चिकन पकाने से पहले धुलना चाहिए या नहीं। भारत में कैंसर की एक दवा को नए इलाज के इस्तेमाल के लिए मंजूरी मिली है। दवा का नाम है डुर्वालोमैब। इसे एस्ट्राजेनेका फार्मा इंडिया लिमिटेड बनाती है। कंपनी ने 31 जनवरी 2026 को एक प्रेस रिलीज जारी की। बताया कि CDSCO ने डुर्वालोमैब को एक नए इस्तेमाल के लिए अप्रूवल दे दिया है। CDSCO यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत में दवाओं को जांचने और मंजूरी देने वाली संस्था है। डुर्वालोमैब के इस नए इस्तेमाल से देश में कैंसर के इलाज को मजबूती मिलेगी। अब इस दवा का इस्तेमाल गर्भाशय के कैंसर वाले मरीजों के इलाज में भी किया जा सकेगा। आज सेहत के इस एपिसोड में डॉक्टर से जानेंगे कि डुर्वालोमैब दवा कैंसर के इलाज में कैसे काम आती है, भारत में नई मंजूरी मिलने से कैंसर के मरीजों को क्या फायदा होगा, ये दवा किस कैंसर पर सबसे ज्यादा असरदार है, और सबसे जरूरी दवा की कीमत क्या है। सुनिए। कि भारत में अब 2025 में एक एंटी कैंसर ड्रग जिसका नाम डुर्वालुमैब इम्यूनोथेरेपी है, वो हमारी 2 ड्रग अथॉरिटीज़ ने अप्रूव कर दी है। एक होती है हमारी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन और एक डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज। इन दोनों ने डुर्वालुमैब की उपलब्धि भारत में पर इसकी इजाज़त दे दी है। ये विमेन कैंसर की केयर में एक रेवोल्यूशन है, क्योंकि हालांकि ये ड्रग 2023 से हमारे भारत में उपलब्ध थी, लेकिन ये दूसरे कैंसर की इंडिकेशंस में थी, जैसे मान लो खाने की थैली, अमाशय के कैंसर के लिए, या लंग कैंसर के लिए, या ये लीवर कैंसर के लिए, या लंग का एक स्पेशल कैंसर होता है जिसको स्मॉल सेल लंग कैंसर कहते हैं, उसके लिए, बाइल डक्ट कैंसर के लिए। इन इंडिकेशंस में ये अप्रूव थी इंडिया में। लेकिन अब जो इंडिकेशन आई है, लेटेस्ट इंडिकेशन वीमेन कैंसर के लिए, वो है जो गर्भाशय के लिए। गर्भाशय का कैंसर इंडिया में 2 टाइप का होता है। एक तो गर्भाशय के नीचे वाला हिस्सा जिसे हम सर्विक्स कहते हैं, उसमें इसको अप्रूवल नहीं मिला है। एक गर्भाशय का जो ऊपरली हिस्सा होता है जिसको हम बोलते हैं प्रॉपर यूट्रस, यूट्रिन बॉडी जिसको कहते हैं, उसके के लिए सिर्फ ये एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा के लिए सिर्फ इसको अप्रूवल हुआ है। और इसमें भी लिम्फोमा या अलग लियोमायोसार्कोमा, अदर टाइप के जो यूट्रस में कैंसर हो सकते हैं, उनके लिए इसका अप्रूवल नहीं है। इसका सिर्फ एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा टाइप, क्योंकि कैंसर भी तकरीबन 200 प्रकार के कैंसर होते हैं, तो उनमें से इसको एंडोमेट्रियल जो कार्सिनोमा है गर्भाशय के ऊपरली हिस्से का, उसी के लिए उसको अप्रूवल मिला है। लेकिन ये काफ़ी इंडिया में एक बहुत प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये एडवांस कैंसर्स में जो ट्रीटमेंट थी इतनी इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं थी। लेकिन इसमें इसके आने से जो है वो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमारे को, जो एडवांस कैंसर्स हैं, जो जिनकी सर्जरी नहीं हो सकती थी, या जिनकी मान लीजिएगा कि वापस आ जाते थे, जैसे हमने इनिशियली कोई ट्रीटमेंट किया, सर्जरी किया, रेडिएशन दिया, कीमोथेरेपी दिया, लेकिन उसका फेलियर हो गया, वो वापस आ जाता है, क्योंकि कुछ परसेंटेज कैंसर्स वापस आ जाते हैं, उनके लिए कोई उपयुक्त उपचार नहीं था। तो ये अब हमारे पास डुर्वालुमैब जो है ये एज ए कॉम्बिनेशन थेरेपी हमारे पास आया हुआ है। और इसमें एक और अच्छी बात है कि एंडोमेट्रियल कैंसर के खासकर उन पेशेंट्स को जिनमें एक टेस्ट होता है जिसको हम MMR कहते हैं, उसका डेफिशिएंसी अगर हो जाता है, DMMR हो जाता है, तब उन पेशेंट्स के लिए और ज़्यादा जो है ये सबसेट के लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध पाया गया है, उनको इसका फ़ायदा सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें सिर्फ ये ध्यान देने वाली बात है कि इसका उपचार उसमें अकेला नहीं होता है। हम सबसे पहले उसको डुर्वालुमैब जो दवाई है उसको हम एक कीमोथेरेपी के साथ देते हैं, जो कार्बोप्लेटिन या पैक्लिटैक्सेल कीमोथेरेपी होती है। और जब जो रिस्पॉन्डर्स होते हैं, जिनकी बीमारी नहीं बढ़ी है और जो रिस्पॉन्ड कर गए हैं, उनको फिर हम जो इनिशियल कीमोथेरेपी के बाद भी जो रिस्पॉन्डर्स हैं
उनको हम बाद में एक मेंटेनेंस थेरेपी में देते हैं, जिसमें अब कोई कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं, डुरवालुमैब देते हैं, और साथ में एक ड्रग जिसको कैप्सूल्स फॉर्म में पार्प इनहिबिटर होते हैं, वो पेशेंट अपने घर पे भी खा सकता है, तो उसको ओलापेरिब कहते हैं। ओलापेरिब के साथ हम इसको कॉम्बिनेशन में एज ए मेंटेनेंस देते हैं। और ये खुशी की बात है कि दोनों जो स्ट्रेंथ है वाइल्स की, वो हमारे भारत में अप्रूव्ड है। एक वाइल दूसरे से 4 गुना ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए एक वाइल में 120 मिलीग्राम है, तो 4 गुना अगर हम इसका करेंगे तो तकरीबन 500 मिलीग्राम का जो दूसरा वाइल है, तो उनकी कॉस्ट भी तकरीबन डिफरेंस इनमें 4 गुना है। जैसे एक वाइल की कॉस्ट 40,000 रुपये है, छोटे वाइल की 120 मिलीग्राम की, तो उससे 4 गुना ज़्यादा 500 मिलीग्राम की तकरीबन 1,60,000 रुपये के करीब जो है वो 500 मिलीग्राम का वाइल की कॉस्ट है। डुरवालुमैब अब गर्भाशय के कैंसर के इलाज में भी इस्तेमाल की जा सकेगी। इस दवा का दायरा बढ़ने और भारत में इसके मिलने से कैंसर मरीजों को काफी फायदा मिलेगा। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ, तन की बात। मेरठ में 22 साल का एक लड़का मोबाइल पर गेम खेल रहा था। अचानक गेम खेलते खेलते वो बेहोश हो गया। आसपास मौजूद लोग उसे हॉस्पिटल लेकर गए। पता चला कि लड़के का बीपी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि उसका बीपी 300 पार कर चुका था। अचानक बीपी बढ़ने से उसके दिमाग की नस फट गई, यानी उसे ब्रेन हैमरेज हो गया। इलाज के लिए लड़के को दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, लेकिन 8 फरवरी को उसकी मौत हो गई। लड़के का नाम मोहम्मद कैफ है। वो मेरठ के खैर नगर इलाके का रहने वाला था। कैफ को पहले से ही हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत थी। अपना बीपी कंट्रोल में रखने के लिए वो दवाइयां भी खाता था। परिवार का कहना है कि कैफ बहुत ज्यादा फोन चलाता था, सोशल मीडिया पर रील्स भी बनाता था। परिवार ने उसे काफी समझाया कि वो इतना फोन ना चलाया करे, लेकिन उसने कभी बात नहीं मानी। हमारे देश में हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम बीमारी है। इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है, क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण दिखाई ही नहीं देते। भारत में 22 करोड़ से ज्यादा लोगों को हाई बीपी है। इनमें से सिर्फ 12% का ही बीपी कंट्रोल में है। उस पर 18 से 54 साल के 30% लोग कभी ब्लड प्रेशर चेक ही नहीं कराते। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च यानी NCDIR की स्टडी में ये बात सामने आई थी। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ में छपी इस स्टडी के मुताबिक हर 10 में से 3 भारतीय अपने पूरे जीवन में कभी भी बीपी की जांच ही नहीं कराते। नतीजा, हाई ब्लड प्रेशर चुपचाप शरीर को नुकसान पहुंचाता रहता है। ये जानलेवा भी हो सकता है, जैसा कि इस मामले में हुआ। लेकिन हाई ब्लड प्रेशर से दिमाग की नस फटने का रिस्क कब होता है? कब हाई बीपी ब्रेन हैमरेज कर सकता है? ये हमने पूछा मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में न्यूरोसर्जन डॉक्टर गौरव बत्रा से। डॉक्टर गौरव कहते हैं कि जब ब्लड प्रेशर लंबे समय तक बहुत हाई रहता है, तब दिल से दिमाग तक जाने वाली खून की नलियों पर लगातार बहुत दबाव पड़ता है। ये दबाव धीरे धीरे नसों की दीवार को कमजोर कर देता है। फिर जब किसी वक्त ब्लड प्रेशर अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जैसे स्ट्रेस, गुस्सा, भारी मेहनत या दवा छूट जाने पर, तब ये एक्स्ट्रा दबाव सहन न कर पाने पर कोई कमजोर नस फट सकती है। नस फटते ही दिमाग में खून फैल जाता है, जिससे ब्रेन हैमरेज होता है। ये बहुत ही गंभीर स्थिति है। अगर मरीज को तुरंत इलाज ना मिले तो उसकी जान जा सकती है। इसीलिए जिन लोगों को हाई बीपी की शिकायत है, वो अपना खास ध्यान रखें। तली भुनी और ज्यादा नमक वाली चीजें ना खाएं। रोज एक्सरसाइज करें, लेकिन भारी काम अचानक करने से बचें। सिगरेट, शराब ना पिएं, स्ट्रेस कम लें और पर्याप्त सोएं। सबसे जरूरी, जो दवा डॉक्टर ने दी है उसे रोज टाइम पर लें और रेगुलरली अपना बीपी नापते रहें। अगर बीपी लगातार बढ़ा हुआ है तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक यानी एक झकासी हेल्थ टिप। चिकन पकाने से पहले धोना चाहिए या नहीं, ये सवाल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर खूब पूछा जा रहा है। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि चिकन को बिना धुले पकाना चाहिए, वहीं कुछ कहते हैं कि भला चिकन बिना धुले कैसे पकाया जा सकता है। चिकन तो धोना ही चाहिए। हमारे यहाँ भी चिकन पकाने से पहले उसे अच्छे से साफ किया जाता है ताकि कोई गंदगी न बचे।
मगर सही क्या है? चिकन को पकाने से पहले धोना है या नहीं, ये हमने पूछा धर्मशिला नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दिल्ली में जीआई सर्जरी एंड जीआई ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर और सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर नीरज गोयल से। डॉक्टर नीरज कहते हैं कि चिकन धोने से बैक्टीरिया खत्म नहीं होते बल्कि उनके फैलने का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए कई एक्सपर्ट चिकन धोने से मना करते हैं। कच्चे चिकन में सैल्मोनेला और कैम्पिलोबैक्टर जैसे हानिकारक बैक्टीरिया हो सकते हैं। जब चिकन को नल के नीचे धोया जाता है तब पानी की छींटों के साथ ये बैक्टीरिया सिंक, किचन की स्लैब, बर्तन और आसपास रखी दूसरी चीजों तक फैल सकते हैं। फिर ऐसे किचन में तैयार खाना खाने से कई दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे उल्टी, दस्त, पेट दर्द और फूड पॉइजनिंग। इसीलिए कई इंटरनेशनल फूड सेफ्टी एजेंसियां चिकन न धोने की सलाह देती हैं। अगर चिकन साफ और पैक्ड है तो उसे सीधे पकाया जा सकता है। बैक्टीरिया खत्म करने का सही तरीका चिकन को अच्छे से पकाना है, न कि उसे पानी से धोना। हालांकि भारत की बात अलग है, हमारे यहाँ चिकन बेचते समय साफ सफाई का पूरा ध्यान नहीं रखा जाता, इसीलिए भारत में चिकन धोना सही माना जाता है। अगर आप चिकन धो रहे हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखें, जैसे चिकन को किसी कटोरे में हल्के हाथ से धोएं ताकि पानी के छींटे कम से कम फैले। फिर धोने के बाद वॉशिंग एरिया को अच्छे से साफ करें, अपने हाथ भी साबुन से धुलें। साथ ही चिकन अच्छे से पकाएं ताकि अंदर से कोई हिस्सा कच्चा न रहे। आज सेहत में इतना ही। अच्छा, अगर आप डॉक्टर हैं या फिर आपका डॉक्टर से कोई सवाल है तो स्क्रीन पर दिख रहे ईमेल आईडी पर दाग दीजिए। सूचना समाप्त। शुक्रिया।